हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफ़ी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम इंसानों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देती आ रही है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जीवों के करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? कैसे एक बेजान सी दुनिया में पहला जीवन का बीज पनपा था? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब हमारी धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही बड़ा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी थी और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक यही प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना एक चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा था। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एस्ट्रॉइड्स की भी बारिश हो रही थी। हर दिन कई हजारों की संख्या में एस्ट्रॉइड्स धरती पर बरस रहे थे। ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ कुछ बहुत ही खास चीज़ लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया। और साथ ही ये धरती पर नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए। पर धरती अभी भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी अनुकूल नहीं थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी। पर अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर एक बार फिर से एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई। पर अब की बार ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये कुछ बहुत ही अनमोल चीज़ लेकर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में छोटे छोटे नेचुरल चिमनीज थे, जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे। और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में रिएक्शन करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले यूनिसेलुलर जीवों का। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया अब समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद, यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़ने लगे और ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटालाइट्स। यह एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम से। इसी प्रक्रिया में ये एक गैस को निकालते थे, जो थी ऑक्सीजन। इन माइक्रोस्कोपिक जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज़ का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन को पनपने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले
धरती में अभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती की क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का होने लगा। मगर अब समय के साथ साथ यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती की चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगा जो पानी के साथ बरस रहे थे। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हो गई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी और इससे धरती का तापमान भी बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमी बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से पिघलने लगी और धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी थी। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की वजह से अब वो यूनिसेलुलर जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे और ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव थे। साथ ही ये दैत्याकार समुद्री दानव भी था, एनोमिला कैरिस। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नए प्रजाति थे जो कि एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बहुत ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था, जो थी रीढ़ की हड्डी। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यह जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के एटमॉस्फेयर में एक नई परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगी। इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। इसके कारण अब धरती की सतह पर नन्हे शैवाल फल फूल सकते थे और यही धरती के पहले लैंड प्लांट्स थे। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगी, जिससे इसके अंग काफी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के टाइम पीरियड के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक बन चुके थे। इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखियों में विस्फोट के कारण धरती का तापमान बढ़ने लगा। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी साफ हो गई थी।
इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ परिस्थितियों में फिर से सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी के विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पैंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज की जैसी दिखाई दे रही थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे वे भी अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाले थे। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे, जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर्स की भी कई प्रजातियां थीं। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ लुप्त हो गए और करोड़ों सालों तक जो धरती पर राज कर रहे थे उनकी जगह इंसानों ने कैसे ले ली? ये हम जानेंगे इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख पाएँ। और हम जल्दी ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।